हेलो बच्चों, कल हमने पहला लेक्चर देखा अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जाना, वोल्टाइक सेल के बारे में जाना और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जाना, मतलब बेसिक्स। फिर हमने वोल्टाइक सेल को थोड़ा डिटेल में पढ़ा और वोल्टाइक सेल का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है विच इज कॉल्ड डैनियल सेल या डेनियल सेल, वो हमने कल देखा। ठीक, आई होप कि वो समझ में आया हो। अगर उसमें रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना है, ठीक है। ओके, नाउ उसके साथ में वी सॉ की जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती है, किस कंडीशन में वो लगेगा, किस कंडीशन में वो नहीं लगेगा, ठीक है। और देन वी सॉ कि हाफ सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। कल जो मैं बात करने वाला था आगे, दैट वाज इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये पॉट करके लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो भाई, इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड इज अ थिन स्ट्रिप or a strip or a rod of metal dipped into the solution of its salt, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, electrode is a thin strip or a rod of metal dipped into the solution of its salt. salt के बगल में इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हो, that is what an electrode is, बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी होगी कि नहीं होगी? ठीक है जी, यहां पे ये सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पे एक मेटल पड़ा है और यहां पे Mn+ का एक सॉल्यूशन है। क्लियर होगी ये बात? शुरुआत में अगर हम देखें तो इस पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि शुरुआत में दिस मेटल स्ट्रिप विल बी या मेटल रॉड विल बी न्यूट्रल, ठीक है। तो गॉट इट। तो इस मेटल स्ट्रिप को जब हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में डुबा के रखा है तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इलेक्ट्रोड तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अमंग्स देम इज एनोड, सेकेंड वन इज कैथोड एंड द थर्ड वन इज इनर्ट। वैसे तो अगर तुमको देखा जाए तो तुम्हें बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स दो प्रकार के होते हैं, जो कि एनोड और कैथोड, और इनर्ट तो बस इनर्ट है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से हुए? जिसपे या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो। तो लिखो, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड, सेकेंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। Active electrodes are those electrodes on which either oxidation or reduction is taking place, ठीक। Inert electrode are those electrodes in which neither oxidation nor reduction is taking place, ठीक है। These, ठीक है, इनर्ट है, इनर्ट के बारे में थोड़ा सा बताया तो फिर इसके बारे में इलैबोरेट करना ही है। क्या है इनर्ट में? क्या है? neither oxidation nor रिडक्शन, ठीक है। नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, रिडक्शन नहीं हो रहा, तो ना तो वेट गेन कर सकता है ना वेट लूज कर सकता है। तो वेट क्या होगा इसका? वेट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। यूज किस लिए होगा? जस्ट फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है। यूज्ड ओनली फॉर ट्रांसफरिंग चार्ज कह लेते हैं, चार्ज, ठीक है। गॉट इट। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स और कार्बन के इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छा, चलो वो अभी मैं आगे बताऊंगा। एनोड, अब एक्टिव इलेक्ट्रोड पे आ जाओ तो लिख लो, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड एंड कैथोड। Anode, that electrode on which oxidation takes place, on which oxidation
टेक्स प्लेस। ठीक है, कैथोड क्या होगा, ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अभी हमारा क्लासिफिकेशन आ गया, इलेक्ट्रोड हमें पता चल गए। अब इलेक्ट्रोड के अंदर हो क्या रहा है वो कहानी की भी बात करते हैं। ठीक, देखो भाई यहां पे क्या हो रहा है, ये एनोड है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, या तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं। अगर रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा और इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड। हाँ है ना, ठीक है, तो क्लियर हुई ये बात, गुड। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर या इलेक्ट्रॉन दिए क्यों जा रहे होंगे, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर का। सोल्यूशन प्रेशर इज द टेंडेंसी टू ऑफ द मेटल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होंगे। देयरफॉर यहां पर sp मस्ट बी ग्रेटर देन op। ठीक है, और क्योंकि यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली sp मस्ट बी लेस देन op। तो अगर इन दोनों के हिसाब से देखें तो ये दोनों केसेस हैं, और इस वाले केस में क्या होगा, sp मस्ट बी इक्वल टू op, क्योंकि ना तो रिडक्शन हो पा रहा है ना ऑक्सीडेशन हो पा रहा है, तो ये दोनों चीजें तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। क्लियर है। नाउ अनदर थिंग, since oxidation is taking place, weight should decrease and weight here should increase। क्लियर है। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें ये रिएक्शन कैसी होगी, एक सेकेंड रिक्वेस्ट, यहां पे इसे देखो, this is M and this is Mn प्लस। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है उस प्रोसेस को देखो, this M is giving up its electrons and going into the solution as Mn प्लस। यही हो रहा होगा, तो मैं इसको एज एन इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, M solid is giving up n electrons, ये इसकी रिएक्शन होगी। सेम वे, चलो ऐसा करते, पहले इसका भी यहां पे एक मेटल स्ट्रिप रखी है, ये मेटल रॉड रखी है, यहां पर भी हमारे पास ठीक है मेटल रॉड रखी है। क्लियर होगी भाई बात। यहां पे भी हमारे पास Mn प्लस का सॉल्यूशन है, यहां पे हमारे पास M करके रॉड है। ठीक है, यहां पे भी यही होगा कि इन द बिगिनिंग यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन दिस रॉड वुड बी इक्वल। क्लियर होगी ये बात। ठीक है जी, यहां पे अगर तुम देखो इधर क्या हो रहा होगा, n इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड, ये क्या करता है, इसको लेके ये सीधे m में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो हम यहां पे इक्वेशन लिख सकते हैं Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग m सॉलिड। ठीक है, ये क्या है, टू द रॉड, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां है, फ्रॉम द रॉड। ठीक है जी, अब तुम ध्यान से देखो इसमें कि एक सेकेंड, राइट, अभी तो पूरा प्रोसेस बाकी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड सब कुछ हो गया, हमने सब बता दिया है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे देखने लायक चीज क्या है, ये हम पहले भी कल भी देख चुके हैं, बस इसको यहाँ पे इलैबोरेट कर रहा हूं। देखो भाई,
यहां से m अपना इलेक्ट्रॉन इस रॉड को देके निकल रहा है, ठीक है, और Mn प्लस यहां पे दे रहा है। इस रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज है, अभी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इस रॉड पे अगर इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कैसे हो जाएगी ये? नेगेटिव। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यूं समझो कि ये धीमे धीमे ऐसा होना शुरू होगा एंड इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू दिस काइंड ऑफ अ लिक्विड। या इसको इस तरीके से समझो कि यहां पे माइनस चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ही रहेगा, नॉट मोर, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो दिस रॉड बिकम्स नेगेटिव एंड दिस सोल्यूशन बिकम्स पॉजिटिव। आर बी क्लियर? ठीक है, ये धीमे धीमे होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे हो जाएंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा हो जाएगा। दिस पॉजिटिव चार्ज विल पुल एट दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स पे पुल करेंगे और इनको जाने नहीं देंगे। ठीक है, सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल स्टॉप दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हियर। ठीक है जी, यहां पर ये कंडीशन आ गई तो हम कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम यहां पे रीच हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम यहां पर भी एक तरीके से रीच हो जाएगा। क्लियर है? सेम वे ये भी यहां पर भी एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा प्रोसेस हो रहा है। इसमें क्या है? Mn प्लस जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स लेके एज m इस पे जुड़ रहा है, एज मेटल आयन वो सॉरी मेटल एटम्स इस पे जुड़ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे गए थे वो रॉड के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। तो अगर रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं। ठीक है जी, तो इस केस में तुम देखोगे दैट द रॉड हैज गॉन या acquired positive charge and this has acquired negative charge. Are we clear about this? Simple enough. Clear होगी बात? Then again it will also acquire, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सोल्यूशन इतना नेगेटिव हो जाएगा कि यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ नहीं पाएंगे। It will not take any more electrons. उस टाइम पे there will be no flow of electrons from the rod to the solution. There will be an equilibrium which will get set. यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम सेट हो गया इस कंडीशन में इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है। वो कैसे होता है वो देखो, और इस यहां तक जब लिख लोगे ना तो इसके थोड़ा जगह छोड़ के ये डेफिनेशन लिख लेना जो मैं अभी लिखवा रहा। When charges are separated, work is done to separate them. The work done on the system to separate the charges gets stored in the system as potential energy. This potential energy gives rise to the potential difference between the charges in the system, and this potential difference, when equilibrium has been established between the rod and charge on the rod, this potential difference, ये अब definition लिखवा रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो ये अलग से लिख लेना। the potential difference developed between the charge on the rod and the charge on the solution is called at equilibrium condition is called electrode potential. Are we clear? तो चार्ज सेपरेट करने के लिए वर्क चाहिए, वर्क गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आया क्यों? इन दोनों चार्जेस के सेपरेशन की वजह से। तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए और इस रॉड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस रॉड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, क्लियर होगी बात? सेम वे यहां पे भी होगा। ये चीज क्लियर हो गई?
ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर होगी। अच्छा जी, दूसरी चीज देखते हैं इसमें, क्या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नाप सकते हैं? We cannot do that because to be able to measure the electrode potential or the potential difference between two terminals, उसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा के कुछ करंट तो बहाना पड़ेगा, बिना करंट बहाए नहीं पता चलेगा। Got it? बिना करंट बहाए we won't be able to know the potential difference between the two. Now what will happen for this to for the electrons or for the current to flow through this particular half cell or this anode, what do we need to do? We need to decrease the charge. यू समझो, यहां पर देखो, we need to decrease this negative charge, या ये समझो we need to decrease this positive charge, जो कि हमने कल सॉल्ट ब्रिज से किया था, याद होगा तुम्हें। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हम हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? हम क्या करते हैं कि इधर पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा के एक इसके साथ में दूसरा हाफ सेल जोड़ देते हैं। उस सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पे क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करते हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू दी आउटर सर्किट। ये जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ इसको, ठीक। सेम अगेन इसमें क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आना है तो इस नेगेटिव चार्ज को कम होना पड़ेगा। जब हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, मतलब एक इसके बगल में एक हाफ सेल लगाओ और उनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज डाल दो, तो तब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज will get neutralized by the ions of that salt bridge. पॉजिटिव आयंस देगा ना इसमें, कल देखा था हमने। तो पॉजिटिव आयंस इसको दिए, इसका नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से इसमें आने लग जाएंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले सर्किट से इस पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास इस सोल्यूशन में आ जाया करेंगे। तो इस तरीके से करंट बहने लगेगा, एंड देन एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस वजह से, क्योंकि बिना किसी और सेल के साथ, बिना किसी और हाफ सेल के साथ लगाए इस हाफ सेल को, वी वोंट बी एबल टू मेजर इट्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिना किसी और के साथ, बिना किसी और हाफ सेल को इसके साथ लगाए हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं जान सकते। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज इसको लिखो, बिकॉज वी कैन नॉट नो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल in any half cell without first connecting it with another half cell via a salt bridge. We can never calculate the absolute potential, absolute electrode potential of any electrode, ठीक है। Only relative electrode potential of any electrode can be calculated. ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है जो मैंने अभी बोली, ठीक। Now what will happen there? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अच्छा, एक सेकेंड, व्हाट वाज आई सेइंग, ठीक है। सो दिस रिलेटिव रिडक्शन, so this relative electrode potential is measured by connecting it with standard half cells. ये standard half cells कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे है स्टैंडर्ड हाफ सेल SHE, स्टैंडर्ड हाफ सेल इज SHE, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके साथ में अगर तुम जोड़ोगे किसी और हाफ सेल को, यू विल बी एबल टू नो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ that electrode which we have connected with SHE, she, ठीक है, ठीक होगी बात। इसके बारे में थोड़ा सा आगे इलैबोरेट करूंगा, अभी बस इतना जान लो कि रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान सकते हो, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं जान सकते। हाफ सेल कैन नेवर बी ऑपरेटेड स्टैंड अलोन, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे नहीं जान सकते तुम बिना किसी और के साथ कनेक्ट किए हुए। गॉट दिस? ओके, नाउ व्हाट एल्स इज देयर, ठीक है। Now what happens is, this is the last point. अगर इसको, इस सेल को, इस हाफ सेल को मैंने किसी दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ दिया, तो इनके, अच्छा एक सेकंड, उससे पहले मैं ये बता देता हूं, यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम से जाना जाएगा। और क्योंकि इसका हाफ सेल
रिडक्शन दे रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्लियर हुआ? अच्छा, कोई भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉरी नेट पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, अगर तुम दो हाफ सेल्स को जोड़ दो तो विद टाइम व्हाट हैपेंस इज उनके दोनों के इसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दोनों घटेंगे और बढ़ेंगे। मतलब ये बढ़ता है और ये घटता है, या ये घटेगा ये बढ़ेगा, जैसे भी कहो, इनके ऑपोजिट डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद ये कैसे होंगे थोड़ा सा आगे पता लेगा। अभी के लिए बस इतना बता रहा हूं कि जब इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इक्वल हो गए तब सेल काम करना बंद कर देगा। अभी के लिए इतना जाना। क्लियर होगी बात? सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट द हाफ सेल्स या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये लिख लो भाई पहले तो। ठीक है, अच्छा अब लिख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर? देयर आर 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 फैक्टर? देयर आर 3 फैक्टर्स। ठीक है, क्या लिखोगे यहां पे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड इट्स आयन। ठीक है जी, एंड इट्स आयन। जैसे मान लो मैंने Fe का एक इलेक्ट्रोड लिया और मैंने उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो उसका सॉल्व, ये इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं उसको, इसका इलेक्ट्रोलाइट मैंने ये वाला लिया तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा Fe का वो डिफरेंट होगा। अगर मैंने सेम Fe लिया लेकिन मैंने Fe3+ कर दिया तो इस केस में जो Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है जी, अगर मान लो इसी तरीके से मैं Zn की बात कर लूं, Zn2+, जबकि यहां पे देखो चार्ज सेम है लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोड मैंने डिफरेंट कर दिया तो इसका और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो दोनों डिफरेंट होंगे। पहली चीज क्लियर होगी भाई। सेकंड चीज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस कह सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर होगी बात? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है तुम्हारा, इसके बारे में अभी नर्स से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एज इसमें लिख लो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स in the anode or cathode half changes, so does the electrode potential of that half cell. ठीक है, third is temperature of the cell. ठीक है, temperature of the cell. देखो भाई, there is something called delta G is equals to delta H plus T into डेल्टा G अपॉन डेल T इन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये वी नो दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एक तो गिब्स फ्री एनर्जी याद है ना, दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा S की जगह हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वी हैव रिटन डेल्टा G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये हमने लिखा है। तो दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अभी के लिए मैं जो चीज लिख रहा हूं उसको लिख लो, मैं तुम्हें आगे इसको प्रूव कराऊंगा, या ऐसा करते हैं इनफैक्ट इसका प्रूफ अभी यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है भाई, डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा G इज चेंज in Gibbs free energy। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, तो
हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा है दैट द यूजफुल वर्क डन बाय अ सिस्टम और ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डिक्रीज इन इट्स गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यूजफुल वर्क इस केस में, मान लो कोई, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग इट फॉर अ सेल, पूरे सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए मान लो मैंने ये लिखा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यूजफुल वर्क विल बी इक्वल टू डेल्टा जी, इसमें डिक्रीज इन डेल्टा जी। ठीक है, ओके। नाउ ये यूजफुल वर्क क्या हुआ, यहां पर यूजफुल वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वर्क हम जानते हैं दैट इलेक्ट्रिकल वर्क इज बेसिकली योर पोटेंशियल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल वर्क तुम करते हो सिस्टम पे, दैट गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर सिस्टम ने कुछ यूजफुल वर्क किया तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल गेट रिलीज एज वर्क। तो दिस comes out to be equal to Q into its potential difference. Q into its potential difference. Are we clear about this? Good. Q क्या होता है? Q is the charge, V is the potential difference. ठीक। अच्छा, अगर मान लो किसी इक्वेशन में n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है, या यूं समझो, एक जेनरिक इक्वेशन लिख लेते हैं, m इज गिविंग m n प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके एक एटम से n इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसके एक मोल एटम से यहां कितने n मोल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। ये हमें याद रखना है, अगर अभी तक याद नहीं हुआ तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, that charge of 1 electrons is equal to 1 Faraday, which is, ये इस चैप्टर में आएगा ही आएगा। तो charge on 1 mole electron is equal to E into Na। E into Na का मतलब क्या हो, 1.6 into 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 raised to 23, which comes approximately equal to 96500। एक्चुअली में ये 96448 के आसपास आता है, हम इसको 96500 ले लेते हैं। तो ये जो 96500 वैल्यू है ना, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। 1 फैराडे, फ्राइडे नहीं भाई, 1 फैराडे। एक फैराडे जो है वो तुम्हारा 96500 कूलम्स के इक्वल है, सॉरी। ठीक है, कूलम्स के इक्वल है, गॉट दिस। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, वी रिप्रेजेंट इट एज 1F। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब क्योंकि डेल्टा जी जो है दैट इज फॉर 1 मोल, अगर ये 1 मोल के लिए है, इसका मतलब इसके 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा, तभी ये डेल्टा जी कहलाएगा। तो इसका अगर 1 मोल ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसके कितने मोल्स निकलेंगे, n मोल्स। तो इनका चार्ज कितना निकलेगा, n इंटू एफ। तो एन एफ इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक है, और V इज दी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, उसको हम लिखते हैं E से। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू NF। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। दोबारा इसमें समझने की बात नहीं है, अभी इतना देखो, बाकी में बहुत सारी और चीजें जब तुम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिजिक्स में थोड़ा बहुत और चीजें पढ़ोगे ना, तो ये क्लियर होने लगेगी। अभी के लिए इतना जानना जरूरी है दैट इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू NFE। तो हम ये लिख सकते हैं इससे दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन में यहां ले गया, माइनस NFE। आर बी क्लियर, NFE। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, यहां से हमें ये डेल्टा जी की वैल्यू मिल चुकी है। अब डेल्टा जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस NFE इक्वल टू डेल्टा H प्लस T इंटू डेल्टा, सॉरी डेल की जगह मैं क्या लिखता हूं, माइनस NFE अपॉन डेल T
एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे n और f तो कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी प्लस नहीं माइनस एन एफ टी डेल ई अपॉन डेल टी एट। तो ये जो तुम्हारा है दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। अच्छा, शुरुआत में मैंने क्या कहा था, दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस, सॉरी। तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस एन एफ डेल, भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गई, हालांकि इसमें बहुत रेयरली कोई मैंने क्वेश्चन देखा है, मेरे पास भी कोई ऐसे कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाए कभी तो तुम कर सकते हो, दिस इज लाइक एडवांस लेवल। तो इसमें तुम एन एफ से डिवाइड कर दो, मतलब ये क्वेश्चन याद अगर तुम्हें रह जाए तो यू कैन डू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, उसमें तुमसे ये पूछ लेगा, बाकी इंफॉर्मेशन दे देगा, या ये दे देगा डेल्टा एच पूछ लेगा, इस तरीके का कुछ करेगा। ठीक है, अब डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S। तुम लिख सकते हो दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट का पूरा लिख लेते हैं, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन NF। दिस इज आल्सो अनदर फॉर्मूला फॉर दिस। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। ठीक है जी, ये एडवांस के लिए है, उससे कम नहीं। ठीक है, तो अब तुमने देख लिया कि टेम्परेचर से पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा कुछ हद तक, मतलब टेम्परेचर, ये जो मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखा है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ये यहां पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से देखो कि भाई हम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो from thermodynamics we know that delta G is equals to delta G naught plus RT 2.303 RT log Q। ठीक है, अगर यहां पे देखें तो डेल्टा G क्या है तुम्हारा, डेल्टा G इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन। ठीक है, सेम वे डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, हालांकि मुझे पहले बता देना चाहिए था, अभी बताया था तुमको। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है जी, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, और Q इज दी रिएक्शन कोशेंट। ये याद होगा शायद तुमको, रिएक्शन कोशेंट याद है कुछ, रिएक्शन कोशेंट तुम्हें इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा है कि दिस इज बेसिकली रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हेन द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पे होती है तो Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। तो इसको यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है Q, ये याद होगा। तो इसी में हम रिएक्शन निकाल सकते हैं कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
ये एक फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ठीक। ओके, नाउ दिस इज वेयर वी आर, गॉट इट। इस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है वो भी लिख लो, स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली, शुड बी 1m, ठीक है, 1m होने चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन बता रहा हूं। और प्रेशर ऑफ, भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो हम बता सकते हैं, लेकिन गैसेस की भी तो कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको बेसिकली हम प्रेशर के रूप में देखते हैं। प्रेशर ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो प्रेशर होना चाहिए दैट शुड बी 1 एटमॉस्फेयर। कहीं कहीं बुक में 1 बार दिया, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर इज द एक्यूरेट या करेक्ट कंडीशन। ओके, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्रीज सेल्सियस और 298 केल्विन। और लास्ट इज एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी इज इक्वल टू F इंटू कॉन्सेंट्रेशन, या यूं कह लो कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। तो ये जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है दिस इज इक्वल टू 1 फॉर, या यूं कह लो F इज इक्वल टू 1 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यूजुअली एक्टिविटी को जस्ट कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, तो कभी भी मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे ये, तो इसका मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू 1 है तो एक्टिविटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो हम इसको कॉन्सेंट्रेशन भी कह लेते हैं। क्लियर होगी ये बात, ये ध्यान रखना। यूजुअली पीपल डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन बता रहा हूं कि ऐसा होता है, ठीक है। कहीं पे अगर F इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो वहां पर ये फॉर्मूला या इसको हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। दिस विल रिप्रेजेंट एक्टिविटी ओनली, इट विल नॉट रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। तो दीज आर दी 4 कंडीशंस, यू नीड टू रिमेंबर दीज 4 कंडीशंस, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। ये कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, अभी अभी हमने देखा कि दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE था, तो डेल्टा सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, देयरफॉर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, ठीक है। अभी E और E नॉट क्या है वो, और ये N भी क्या है, मैं N तो वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैं E नॉट और E के बारे में भी नहीं बता रहा। पहले इसको डिराइव कर लेते हैं, रिप्लेस इन दोनों को इसमें डाल दो, क्या आएगा, माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log P अपॉन R, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। माइनस NF से डिवाइड कर दो तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log P upon R. So this is your Nernst equation. किसी भी ऐसी प्रोडक्ट रिएक्शंस आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये उसके लिए, किसी के लिए, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ओके, सो व्हाट डू वी हैव इन हैंड, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये चीज देख चुके हैं, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो E है, E इज सेल पोटेंशियल, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इस सेल के लिए लिखा है सेल पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, और ये जो E नॉट लिखा है दिस इज सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये जो नॉट लगा है ना भाई साहब, ये स्टैंडर्ड कंडीशन का कुड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये जो P है, P को तुम देख सकते हो दैट इट इज
concentration of products R is concentration of reactants। हालांकि देखो मैंने अभी खुद बताया कि ये R और P क्या है, एक्टिविटी है, फिर भी मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना, मेरी जबान पे भी चढ़ा है, इसको एक्टिविटी लिख सकते हो, एक्टिविटी, ठीक है, ये एक्टिविटी है, गॉट इट। तो ये तुम्हारी वो हो गई नर्व्स इक्वेशन होगी। अब मान लो मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन पे इसे टेस्ट किया, या पर्टिकुलर कंडीशन पे इसकी वैल्यू जानना चाहता हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं भी तो t इक्वल्स टू 298 पे अगर मैं देखूं इसको, t इक्वल्स टू 298 पे क्या होगा, t इक्वल्स टू 298 पे E इक्वल्स टू E नॉट। अभी हमने बाकी सब कंडीशन कोई चेंज नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ t इक्वल्स टू 298 मतलब t इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96500 इंटू लॉग p अपॉन r, ये तो है, ठीक है। अच्छा, E इक्वल्स टू E नॉट, ये तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पे फर्क पड़ रहा है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही एकदम बिल्कुल पतला सा फॉर्मूला है, और इसको तुम आराम से याद कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना जरूरी है, तुमको बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए है। क्लियर होगी ये बात, आर बी क्लियर? ठीक है जी। अब एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, यहां पर तो मैंने इसे डिराइव किसके लिए किया, आई डिराइव इट फॉर अ सेल, कंप्लीट सेल, ठीक है। अगर मान लो मैं इसी इक्वेशन को अप्लाई करना चाहूं किसी एनोड पे या किसी कैथोड पे, या फिर ऑक्सीडेशन जहां हो रहा वहां पे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे या फिर रिडक्शन हाफ सेल पे, तो आई कैन अप्लाई इट। नाउ आई विल शो यू हाउ, ठीक है जी। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास दो सेल हैं भाई, या दो हाफ सेल्स हैं, ठीक है। उस हाफ सेल, इस वाली इक्वेशन को लिख लेना भाई, जो मैंने यहां पे लिखी थी, वेरिएशन यहां पे आएगा नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। हाफ सेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं भाई, या नहीं? सिंपल नर्व्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एनोड लिख दिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एनोड की दो अलग अलग केसेस को लेके चलूंगा, ठीक है जी। एक जगह पे मैं एक नोन को लेके चलूंगा, एक जगह पे मैं एक अननोन को लेके चलूंगा, ठीक है। वो नोन और अननोन क्या क्या है वो देखो। एनोड है, ठीक, एनोड है तो यहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा भाई, ठीक है। लेट्स से वी आर टेकिंग जनरली, चलो पहले ऐसा करते हैं, यहां पे नोन लेते हैं, वहां पे अननोन लेते हैं। यहां पे नोन, हमने डैनियल सेल की बात करी, डैनियल सेल में क्या है, ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है, 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे हम जानते हैं n इक्वल्स टू 2 है, दिख रहा है n इक्वल्स टू 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए, 2। अच्छा, जो मैंने तुम्हें अभी नर्व्स इक्वेशन कराई उसमें जो n था वो लिखवाना भूल गया मैं। n जो होता है तुम्हारा, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, आइदर ट्रांसफर्ड और लॉस्ट और गेन्ड। तो ट्रांसफर्ड किस केस में, जब दोनों के दोनों हाफ सेल जुड़े हुए हैं, तो ट्रांसफर क्यों होंगे, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और कैथोड में जाएंगे, तो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और फिर घूम के कुछ सर्किट पूरा हो रहा है। अगर हाफ सेल की बात करूं, सिर्फ
मैं एनोड की बात करूं तो एनोड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, सिर्फ दे रहा है, लॉस्ट, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कैथोड की बात करूं, इट इज ओनली गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एन कैन बी दिस, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो भी एन इक्वल टू इसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, मैं जब अभी कैथोड को करूंगा तब तुम उसको देखना। यहां पे n इक्वल टू 2 है जी। ठीक है, तो यहां पे मैं एक जेनेरिक इक्वेशन लिख रहा हूं, m solid any electrode is giving up n electrons, तो यहां पे n इक्वल टू n ही है, यहां पे कोई हमें वो नहीं पता। ठीक है, अच्छा इधर पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने अभी बताया था ना कि चलो ठीक है, अभी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर वही इलेक्ट्रोड या वही हाफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखा हो तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, E नॉट ओ E। ठीक है, इसके केस में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है Zn टू Zn2 प्लस। Zn से Zn2 प्लस जा रहा है ना, Zn से Zn, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं जेनरिक लिखना चाहूं तो SOP विल बी इक्वल टू EOP और सॉरी E नॉट OP एंड ये भी नॉट है ना, हाँ, M टू Mn प्लस। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट। तो Mn प्लस में जा रहा है, मतलब जीरो से उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से या n से बढ़ रहा है। इन एनी केस बोथ ऑफ देयर इन बोथ दीज केसेस ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, दैट मींस ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है जी, जब ये इस तरीके से लिख दिया तो अब मैं इसमें नर्स इक्वेशन लगाता हूं। नर्स इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, नर्स इक्वेशन लगाएंगे तो वी कैन राइट Zn2 प्लस इज इक्वल टू E नॉट। ठीक है, पहले हमने सेल के लगाई थी, अभी किसके लगा रहे हैं, हाफ सेल के लिए, Zn2 प्लस माइनस 0। अभी मैं इक्वेशन कितने पे, 298 केल्विन पे ही लगा रहा हूं, तुम किसी और टेम्परेचर पे भी लगा सकते हो, मैं तो इसी पे लगा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसान पड़े तुम्हें समझाने में। और यहां पे n आता है, n यहां पे कितना था, 2 इंटू लॉग Zn2 प्लस अपॉन, देखो ये क्या है, प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन Zn, ये एक्टिविटी हुई Zn की, और एक्टिविटी Zn की क्या होगी, 1, क्योंकि Zn इज अ प्योर मेटल। तो वी कैन राइट दैट इट इज इक्वल टू E नॉट या E Zn टू Zn2 प्लस इज इक्वल टू E Zn टू Zn2 प्लस E नॉट Zn2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ Zn2 प्लस। तो मैं सीधे सीधे इसकी भी इक्वेशन लिख रहा हूं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, Mn प्लस इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Mn प्लस। है ना, सिंपल है ना। यहां पे तुम देख सकते हो, अगर Zn की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये Zn की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, लॉग Zn2 प्लस बढ़ेगा, ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी, ये क्वांटिटी इससे माइनस हो रही है, तो जो क्वांटिटी माइनस हो रही है वो बढ़ रही है, इसका मतलब जो E आएगा वो कम होगा। तो E Zn ऐसे लिख सकते हैं, विद टाइम Zn इंक्रीजेस तो E Zn2 प्लस डिक्रीजेस। ठीक है, और होता भी यही है, जैसे मैंने उस वक्त बताया था कि धीमे धीमे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होने लग जाता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ये कम होता जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद ये रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल हो जाए और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो सेल को हम कहेंगे डेड है, सेल इज नो मोर, खत्म हो गया वो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि हम बोले कि आजकल तो बैटरी रिचार्जेबल है, तो हम कह सकते हैं भाई बैटरी खत्म हो गई है, इसको रिचार्ज कर दो। ठीक, ये तुम्हारे पास आ गया। तो इन जनरल तुम कह सकते हो concentration of iron increases, this means E
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, वो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा वैसे। ठीक है, ई एम एम एन प्लस डिक्रीजेस विद एम एन प्लस इंक्रीजेस। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? ओके गुड। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मैंने बोला है ना, अभी लिखा नहीं है वो चीज, बस मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, लिखा नहीं है, उसको थोड़ा लिख लेना है। अच्छा, अब बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ध्यान रखना, ये जो बात बोल रहा हूँ ये आगे जितने भी तुम वोल्टाइक सेल्स के बारे में बात करोगे, ठीक, उसमें सब जगह एप्लीकेबल है। दिस थिंग इज इलेक्ट्रोड्स आर ऑलवेज रिटन ऑन दी एक्सट्रीम्स। हम, और जो एनोड होता है, तुमने देखा होगा जब हम उसको बनाते हैं, सेल एक्चुअली में बना रहे होते हैं, तो वो लेफ्ट में होता है ना हमेशा। ऑक्सीडेशन कहाँ रहता है? लेफ्ट वाले सेल में हो रहा होता है ना। तो इसमें भी हम इसके सेल को जब रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए रिप्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, उसमें भी हम एनोड को लेफ्ट में ही डालते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो एनोड इज ऑलवेज represented on the left। ठीक है, तो एनोड इस तरीके से लिखेंगे इसको, एनोड, और एक डंडा खींचेंगे और इसमें लिखेंगे एनोड हाफ सेल आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट समझ लो इसको, क्योंकि AHCE कल करके मैंने बताया था, एनोड आयन कॉन्सेंट्रेशन। और अगर मैं इसके केस में इसको बोलूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? Zn के केस में तो लिखूंगा ZnSO4, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और ये एक्वस है, मतलब ये सॉलिड है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं, या फिर और आई कैन राइट इट एज Zn 2 प्लस एक्वस C1 कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। गॉट दिस? ये जो डंडा है, दिस रिप्रेजेंट्स फेज डिफरेंस इन फेजेस, या चेंज ऑफ फेज कह रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ फेज, ऐसे लिख लेना। ये चेंज ऑफ फेज का जो डिफरेंस इन चेंज ऑफ फेज, या चेंज ऑफ फेज का मतलब क्या है? यहां पे कुछ बना नहीं है। जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड की जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके एक तरफ तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है और उसके एक तरफ इलेक्ट्रोड के सॉलिड एटम्स हैं। ठीक है, तो देयर इज द फेज बाउंड्री बिटवीन these two different phases। एक जगह लिक्विड है, एक जगह, या एक जगह एक्वस सॉल्यूशन है, एक जगह सॉलिड है। तो इस फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये डंडे से। ठीक है, अब अगर यही चीज मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? एक सेकंड रुको। हाँ, इसके लिए मैं लिख सकता हूं इसको M सॉलिड MN, या इसके नीचे साथ में लिख लेते हैं MN प्लस एक्वस C1 सॉरी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आर बी क्लियर? सिंपल इनफ। कुछ इसमें डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए दैट दिस विल डिक्रीज विद टाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ कैसे रही होगी, ये तो ध्यान दिया होगा कि भाई Zn जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा ही। गॉट इट? एनोड ब्ला 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 सेम। ठीक है, तो अभी मैं फाइनल लिख लूंगा इनकी। ठीक, आ गया, दिस इज द इक्वेशन। ठीक, सीक्वेंस ऑफ डूइंग क्वेश्चन। चलो अब बात करते हैं लास्ट, कितना टाइम हो गया एग्जैक्टली? हाउ मच टाइम हैज गॉन बाय? 54। आई थिंक इन द नेक्स्ट 4-6 मिनट्स वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस। आज काफी अच्छे से गया है लेक्चर, आई एम हैप्पी अबाउट इट। क्या था? हाँ जी, अब मान लो ये सेम चीज मुझे कैथोड के साथ करनी हो,
तो बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्लू पेन से इनको चेंज करता चलूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे कैथोड के साथ ये सब करना हो तो क्या होगा, कैथोड के पे क्या होता है, रिडक्शन होता है जी। ठीक है, रिडक्शन। अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं तो यहां पे हो क्या रहा होगा, यहां पे होगा Cu2+ आयंस जो है दे विल बी एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिविंग Cu। ठीक है जी, तो यहां क्या आएगा, सॉलिड, यहां आएगा एक्वस। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ध्यान रहे N=2, इस केस में भी 2 है, N तो 2 ही आया है ना, मैंने बताया था ना कि अगर रिडक्शन भी हो रहा होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें गेन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है वो =N होगा, N=2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, N=2 है। यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मैं ऑलरेडी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझा चुका हूं, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी समझ में आ जाएगा और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको E0RP लिखेंगे और E0RP को अगर मैं Cu के कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा तो आई विल राइट इट एज Cu2+, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो किसमें जा रहा है, Cu में, तो Cu2+2 Cu। गॉट इट। ठीक है, अब सेम नर्न्स इक्वेशन इसके लिए लगाएंगे, अगर हम Cu के लिए, तो हम Cu के लिए क्या लिख सकते हैं, Cu2+2 Cu। ठीक है, E0 की जगह E0 के साथ में Cu2+2 Cu। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या होगा, ये सब चीज तो सेम आएगी, ये N=2 है। यहां क्या होगा, यहां पे ये होगा कि जो तुम्हारा Cu2+ है दैट इज रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, तो यहां पे Cu ऊपर आएगा और यहां पे Cu2+ नीचे आएगा और ये 1 होगा। Cu जो होता है प्योर मेटल है, उसका एक्टिविटी 1 होगा, तो हम इसको रिप्लेस करके 1 लिख सकते हैं। और अगर हम इसको 1 करके रिप्लेस करेंगे तो इसको log 1/A = -log A, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं। ठीक है जी, और यहां पे फिर इनको सबको रिप्लेस कर दो, Cu2+, Cu2+, Cu। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब तुम्हें एक चीज देखते हैं यहां पे, इसको पहले ध्यान से देखो। Cu2+ जो है, सॉरी Cu2+2 Cu, या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ एंड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ प्लस ये क्वांटिटी इसमें क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो अगर Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन मान लो बढ़ता है, किसी कारणवश बढ़ता है, तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी और ये क्वांटिटी तो इस पे ऐड हो रही है, और अगर ये ऐड हो रही है इस क्वांटिटी पे तो क्या होना चाहिए, इसको इट शुड इंक्रीज, अगर ये पॉजिटिव में है तो, और अगर नेगेटिव में होगा, इन एनी केस इट शुड इंक्रीज, अगर नेगेटिव में होगा तो भी तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। तो दिस क्वांटिटी शुड इंक्रीज, क्योंकि ये जो होता है ये फिक्स होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं, ये फिक्स होते हैं, दे आर कांस्टेंट्स, ये चेंज होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये दिए, या तो क्या होगा, ये दिया होगा ये पूछ लेगा, ये देगा, दिया होगा ये पूछ लेगा, लेकिन ये चीज क्लियर है कि अगर ये बढ़ता है तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें विद टाइम, अब यहाँ पे विद टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, जस्ट एक जेनरिक वो दे रहा हूं कि Cu2+ एज Cu2+ इंक्रीजेस तो दिस इंक्रीजेस, आर बी क्लियर, ये इंक्रीज करेगा। लेकिन टाइम के साथ में तुम देखो Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, बढ़ती है घटती है। Cu2+ पे रिडक्शन हो रहा है तो Cu2+ आयंस टेक इलेक्ट्रॉन्स एंड दे जंप ऑन टू दी मेटल आयन, सॉरी मेटल स्ट्रिप और दी इलेक्ट्रोड। इसका मतलब सोल्यूशन में Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, Cu2+ की, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो विद टाइम दिस विल बी इंक्रीजिंग, तो ये क्या करेगा, सॉरी विद दिस विल बी डिक्रीजिंग, तो ये भी विद टाइम डिक्रीज करेगा। यहाँ पे जब ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद टाइम एज Cu2+ decreases, concentration of Cu2+ decreases,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज, ध्यान रहेगा ये। अब आगे बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। अगर देखो भाई मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, लेकिन तुम अगर इसको देखो, मैं सेल रिप्रेजेंटेशन से पहले इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर तुम देखो तो एक्चुअली हो क्या रहा है, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स गिव्स m, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू n ही है ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, Mn प्लस m, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज को भी रिप्लेस कर सकते हैं, Mn प्लस m, Mn प्लस m, और यहाँ पर जो आएगा दैट विल कम आउट बी 1 अपॉन, क्योंकि देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का ऊपर आना चाहिए, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चाहूं तो मैं इसको अभी ऊपर कर देता हूं, इसको ऊपर ले आएंगे तो हम यहाँ पॉजिटिव कर सकते हैं, हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं दैट दिस इज, ठीक है। यहां पे तुम लिख सकते हो ये डिक्रीजेस एज Mn प्लस डिक्रीजेस, जैसे जैसे Mn प्लस डिक्रीज करेगा ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक। अब सेल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोड है हमेशा एक्सट्रीम्स पे होंगे और उसी साइड होंगे जिस तरीके से वो सेल डायग्राम में रखे होते हैं। एनोड तुम्हारा एनोडिक हाफ में होता है विच इज ऑन द लेफ्ट, जो हमने कल बनाया था डायग्राम उसमें लेफ्ट में था, तो हमने उसको लेफ्ट में रखा हुआ है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, ठीक है, एनोड को। अब क्योंकि हम कैथोड की बात, सॉरी यहाँ पे कैथोड होना चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि कैथोड है तो इट शुड बी ऑन द राइट, तो होगा क्या, यहां पर कैथोड यहां लिखा होगा, ठीक है, राइट में, और लेफ्ट में क्या होगा, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कैथोड आयन कॉन्सेंट्रेशन, या सॉरी यहाँ पे कैथोड, और इसमें ये जो डंडा दिख रहा है ना तुमको, इट इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन फेज, जैसे मैंने पहले बताया। अच्छा, Cu के केस में हम इसको लिख सकते हैं CuSO4 C1 aqueous Cu, और we can write it as Cu2 plus aqueous C1 C, ठीक है जी। या अगर M के केस में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं Mn प्लस M, सॉरी, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात, तो सिंपल है, एवरीथिंग इज सो सिंपल, ठीक। ये कैथोड के लिए एनोड के लिए तुम लिख सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन तुमने देख लिया, नॉट्स इक्वेशन अगर हम इनके लगाते हैं तो तुमने देख लिया, ठीक है। फाइनल अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो जनरल लिखा था इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और मैं जल्दी से उसको मिटा दूंगा। ये देखो, देखो भाई, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो रिएक्शन क्या हो रही है, Zn gives Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu, तो अगर मैं देखूँ तो इसका EOP क्या होगा, Zn2 प्लस माइनस सॉरी इक्वल टू E नॉट Zn to Zn2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं ERP लिखूंगा, ठीक, ये क्या आएगा, Zn नहीं, AeCu2 प्लस Cu E नॉट Zn
Zn क्यों लिख रहा है यार, बार बार Zn आ रहा है, Cu2 प्लस Cu माइनस 0, ये सॉरी प्लस था, 0.0591 अपॉन 2, ठीक है, log Cu2 प्लस, यही तो आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी जो एनोड है उसका ओपी दिया हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, तो ई सेल जो आता है दैट इज इक्वल टू EOP प्लस ERP। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहां क्या जाएगा इस साइड पे, या यूं कह लो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, EOP कितना है, ये है ना, तो Zn2 प्लस ECU, ये आ जाएगा। इसको हम इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये वाला साइड, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये ध्यान रखना, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, E0 Zn2 प्लस E0 Cu2 प्लस Cu, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इसका सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ क्या आएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये मैंने बाहर ले लिया इसमें, यहाँ क्या जाएगा log Zn2 प्लस माइनस log Cu2 प्लस, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको तो मैं लिख सकता हूं ई सेल, इसको क्या लिख सकता हूं E0 सेल, मतलब ये एनी कंडीशन, ये इन स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू, अब ये नेगेटिव में है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे लेके आ सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं इसको, ये log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B, क्या जाएगा ये Zn2 प्लस अपॉन Cu। तो अगर तुम ध्यान से देखो, जो हमने पहले इक्वेशन डिराइव की थी पूरे सेल के लिए, उसमें यही था E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 या n, इस केस में n इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 आ गया, log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम देख रहे हो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, इन दोनों की तो 1 आएगी, ठीक है। तो वहां से ये प्रूव हो रहा है। सेम वे मैं ये पूरा का पूरा नहीं डिराइव कर रहा, अगर तुम देखना चाहो तो एक काम कर देना, यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन लिख लेना साथ साथ, जैसे मैंने ये लिखी है ना, इसके लिए इन जनरल जो लिखनी होती है, यहाँ पे बस मैं इनकी 2 हाफ रिएक्शंस लिख रहा हूं। ये M1 कर दिया मैंने, दोनों M नहीं हो सकते ना सेम, है ना। तो बस यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Mn प्लस, ये प्रोडक्ट में है ना भाई, अगर तुम इसको ऐड करोगे तो किधर आएगा ये Mn प्लस M1, और इधर क्या आएगा M प्लस M1n प्लस, क्या जाएगा M अपॉन M1n प्लस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो, ये चीज क्लियर हुई, सिंपल इनफ, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा फाइनल आ गया। अब एक तुम्हें जादू का या एक तरीका दे रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है, ठीक है। फाइनल इक्वेशन, ठीक है, सब कुछ लिखा है हमने। अगर इसमें कभी भी क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है उसका तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास सेल दिया गया है तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन अभी थोड़ा सा और बचा है उसमें, वो मैं बता दूंगा, उसको देखो और इनकी हाफ रिएक्शंस लिख लो और फिर फुल रिएक्शन लिख लो।
हाफ रिएक्शन फुल रिएक्शन लिख लोगे तो उसके बाद सीधे सीधे तुम नर्स इक्वेशन लगा सकते हो। ये लगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइक जिंगल आना। ठीक है, अगर ये लगानी आ गई तो सब कुछ आ गया। ठीक, यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस रिलेटिवली इजीली इफ यू नो हाउ टू यूज नर्स इक्वेशन। गॉट इट? चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।